हेलो क्लास सिक्स्थ, होप यू आर ऑल गोइंग गुड। हमने चैप्टर 4 स्टडी किया था पहले की वीडियो में। आई होप आप सब लोगों ने देखा है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसके अंदर हम जो चीज़ें स्टडी करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। इन सब के बारे में हम थोरोली इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ हम सबको पता है एक प्लैनेट है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर स्टडी किया था कि अर्थ जो है एक प्लैनेट है जो अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है और एक अपना जो राउंड है सन के चारों ओर कितने दिनों में कंप्लीट करता है, विद इन 365 डेज। ठीक है, तो हमें पता है कि अर्थ एक प्लैनेट है और यहाँ पे लाइफ है। तो यहाँ पे जो लाइफ है वो क्यों सस्टेन होती है, उसके 3 मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे हम लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। वो 3 मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो हम वहाँ पे नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, वो हैं लाइथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। एक और होता है इसके अंदर बायोस्फीयर, जो एक नैरो जोन होता है इन तीनों के बीच का। ठीक है, इस डायग्राम में देख के आप स्टडी कीजिए। लाइथोस्फीयर का मतलब होता है एक सॉलिड पोर्शन अर्थ का, मतलब ठीक है लैंड जिसको हम कह सकते हैं। फिर सेकंड है एटमॉस्फेयर, जहाँ पे हमें गैसेस, एयर, ये सब चीज़ें प्रेजेंट मिलती हैं। ठीक है, फिर हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम इन तीनों चीज़ों को अलग कर देंगे, मतलब एक एक करके स्टडी करेंगे, तो क्या हम उसको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे क्या? जैसे मैं लाइथोस्फीयर निकाल देती हूँ, ठीक है, फिर मैं अब देखती हूँ कि इन हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से अगर मैं बायोस्फीयर बनाने की कोशिश करूँ तो बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये हैंड इन हैंड चलते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर ही हम सबसे पहले स्टडी करेंगे लाइथोस्फीयर की। सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लाइथोस्फीयर. It comprises of the Earth's crust and the thin layers of the soil that contain nutrient elements which sustain organisms. यहाँ पे हमें अर्थ का जो क्रस्ट मिलता है एक, और थिन लेयर ऑफ सॉइल मिलती है जहाँ पे काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स जो और ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब कुछ अवेलेबल या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो लाइथोस्फीयर है वो अर्थ को टू मेन डिविजन्स के अंदर पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। सबसे पहले है कॉन्टिनेंट्स, मतलब जो लार्ज लैंड मासेस होती हैं उनको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और दूसरा है ओशन बेसिन्स। ओशन बेसिन्स का मतलब होता है ह्यूज वाटर बॉडीज। ठीक है, फिर सबसे पहले अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। आप सबको पता है ना कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। जैसे हमारे अर्थ में 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स है। कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ओके, अब हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया की। एशिया तो आपको पता होगा ना कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है। इस डायग्राम में देख के आप पता लगा सकते हैं कि एशिया कहाँ पर है। जो हमारा इंडिया है वो मतलब एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड होती है, वो है इंडिया, चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान। ये सब जो कंट्रीज हैं ये एशिया के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इस कॉन्टिनेंट से पास करती है। ठीक है, एशिया जो है वो सेपरेट होता है यूरोप से बाय यूराल माउंटेन्स इन द वेस्ट। ठीक है, और यूरोप और एशिया के कॉम्बाइंड लैंड मास को हम क्या कहते हैं? यूरेशिया। ठीक है, फिर सेकंड कॉन्टिनेंट है हमारा यूरोप, जो एशिया से काफ़ी छोटा है और एशिया के वेस्ट के अंदर लाई करता है। आर्कटिक सर्किल जो है वो इस कॉन्टिनेंट से होके पास करता है, और ये तीनों साइड से पानी से बाउंडेड है। अब 3 साइड पानी कैसे बताइए? बताइए मुझे कोई। 3 साइड पानी देखो, नॉर्थ के अंदर है आर्कटिक ओशियन, साउथ के अंदर है मेडिटेरेनियन सी, और इसके
इसके वेस्ट के अंदर है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो ये तीनों साइड से, मतलब ये इसके जो तीनों साइड है वो पानी से घिरी हुई है। फिर थर्ड है हमारा अफ्रीका, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया। और सबसे अच्छी मतलब जो हॉरिफाइंग जो बात है इस कॉन्टिनेंट की, वो क्या है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ये तीनों ही जो लैटिट्यूड्स है वो इस कॉन्टिनेंट से होके जाती है। ठीक है, जो अफ्रीका का जो लार्ज पार्ट है वो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है, और हमें यहाँ पे लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी देखने को मिलता है, जो है सहारा डेजर्ट। और हमें यहाँ पे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर भी फ्लो करती है, वो है नाइल रिवर। और आपकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अफ्रीका है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब आप इस मैप में देखिए, मुझे बताइए कि पानी से कैसे घिरा हुआ है। देखिए, नॉर्थ के अंदर है मेडिटेरियन सी, ठीक है, साउथ के अंदर है इंडियन ओशियन, इसके वेस्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो साउथ अटलांटिक ओशियन, और इसके ईस्ट के अंदर हम देखते हैं तो इंडियन ओशियन। ठीक है, और स्विस कैनाल आप देख सकते हैं कि ये जो अफ्रीका का थोड़ा सा पार्ट जो है इंडियन ओशियन से थोड़ा ऊपर देखिएगा, तो यहाँ पे जो स्विस कैनाल है वो भी यहाँ से पास करता है, मतलब यहाँ पे ही है। ठीक है, तो ये जो कॉन्टिनेंट है वो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फोर्थ हमारे कॉन्टिनेंट की, वो है नॉर्थ अमेरिका। ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, और ये साउथ अमेरिका से लिंक होता है विद द नैरो स्ट्रिप नॉन एज इस्थमस ऑफ पनामा। ये जो आप इस इमेज के अंदर ये जो पतली सी लाइन नहीं देख रहे, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है, इसको इस्थमस कहते हैं। ठीक है, और ये जो कॉन्टिनेंट है ये तीनों साइड से ओशन से घिरा हुआ है। अब वो कौन कौन से ओशियन हैं, देखिए, नॉर्थ अमेरिका की हम बात कर रहे हैं तो नॉर्थ के अंदर है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ईस्ट के अंदर है अटलांटिक ओशियन, और वेस्ट के अंदर है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और इसके बारे में और ये जो है ये पूरा वेस्टर्न और ये वेस्टर्न और ईस्टर्न, नदर्न एंड वेस्टर्न ये जो कॉन्टिनेंट है वो नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका है जो, मतलब इसका जो साउथ अमेरिका का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है। ठीक है, और ये दो ओशियन से सराउंड करता है। वो दो ओशियंस कौन कौन से हैं इसके ईस्ट और वेस्ट के अंदर, वो है अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज मिलती है। माउंटेन रेंज का मतलब पता है ना क्या होती है, जो माउंटेन की जो चेन होती है उसको हम कहते हैं माउंटेन रेंज। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन रन्स फ्रॉम दिस कॉन्टिनेंट, दैट इज एंडीज। एंडीज माउंटेन का नाम आई थिंक आप सब लोगों ने सुना है कहीं ना कहीं। फिर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर जो है द अमेजोन रिवर, वो भी इस कॉन्टिनेंट के अंदर फ्लो करती है। ठीक है, फिर हमारा सिक्स्थ कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, एंटायरली लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, इट इज कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है सब। ठीक है, और ये एंटायरली लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, पूरा ही सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है, और हम इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो कॉन्टिनेंट है ये चारों साइड से ओशंस और सी से घिरा हुआ है। तो आप इस इमेज के अंदर देख के आप लोग पता लगा सकते हैं कि जैसे इंडियन ओशियन, कोरल सी, और काफ़ी सारे ओशियंस वगैरह हैं जो इस कॉन्टिनेंट को घेरता है, इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। आइलैंड का मतलब तो आपको पता है ना, लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स, उसको हम कहते हैं आइलैंड। ठीक है, मतलब एक लैंड जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई होती है उसको आइलैंड कहते हैं।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट, वो है अंटार्कटिका। ये भी कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। ठीक है। फिर ये साउथ पोल जो है ऑलमोस्ट इस कॉन्टिनेंट के अंदर हम देख सकते हैं। ये आइस शीट से कवर रहता है। और ये आइस शीट से क्यों कवर रहता है? क्योंकि ये एकदम साउथ पोल के साइड है, क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेस होती है वो नहीं पहुंच पाती है। ठीक है। फिर यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट के अंदर काफ़ी कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशंस बने हुए हैं। ठीक है। हमारे इंडिया के भी यहाँ पे 2 रिसर्च स्टेशन है, वो है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ठीक है। ये जो 2 है ये हमारे रिसर्च स्टेशन हैं अंटार्कटिका में। तो यहीं पे आपके कॉन्टिनेंट्स खत्म होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब तो सबको पता होता है ना कि पानी। ठीक है। हमारा जो अर्थ है उसको हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। और हमें पता है, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर ब्लू प्लेनेट के बारे में एक्सप्लेन किया है कि इसको ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं। क्योंकि जो 2/3 ऑफ हमारा अर्थ है वो पानी से कवर्ड है। मतलब 71% जो हमारा अर्थ का सरफेस है वहाँ पे पानी है, और 29% जो है वो है लैंड। ठीक है। यहाँ पे अब पानी जो है हमें ओशंस में मिलता है, रिवर्स में मिलता है, लेक्स, आइस, ग्लेशियर्स, यहाँ अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, इन सब फॉर्म्स के अंदर हमें पानी जो हाइड्रोस्फीयर है वो मिलता है। ठीक है। फिर जो 97% जो पानी है अर्थ का वो ओशंस के अंदर मिलता है, जो कि सॉल्टी पानी होता है, उसको हम ह्यूमन यूज़ के लिए यूज़ में नहीं ले पाते हैं। फिर बचा 3% पानी। 3% में से भी लार्ज मतलब जो बड़ा सा जो पोर्शन है वो ग्लेशियर्स के अंदर, आइस मतलब सॉलिड फॉर्म के अंदर, वो ग्लेशियर्स के अंदर मिलता है। वो भी हमारे ह्यूमन यूज़ के लिए हम उसको नहीं ले पाते हैं। फिर बचा 2%, मतलब कुछ 2% का जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है ह्यूमंस के लिए। ठीक है। जिसको ह्यूमन अपने डोमेस्टिक यूज़ या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए काम में लेता है। ठीक है। और इनके कारण चलते क्या हो रहा है, हम शॉर्टेज ऑफ वाटर को फेस कर रहे हैं। पानी की कमी किन किन कारणों से आ रही है? एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका मेन कॉज है। फिर दूसरा अर्बनाइजेशन। ठीक है। अर्बनाइजेशन कैसे? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है। इसके कारण भी क्या है, पानी के अंदर स्टोरेज आ रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज क्या करती है, अपना जो भी वेस्ट होता है वो पानी के अंदर छोड़ देती है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो फ्रेश वाटर है वो खराब होता जा रहा है। फिर हम बात करेंगे ओशियंस की। ये मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का। ऑल आर इंटरकनेक्टेड, मतलब जितने भी ओशियंस हैं वो सब इंटरकनेक्टेड है। आप इस इमेज के अंदर देखिए सब सारे जितने भी ओशियंस हैं वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही हैं। ठीक है। ओशियंस वाटर आर ऑलवेज मूविंग। ओशन का जो वाटर होता है वो हमेशा मूव करता है। ठीक है। इनके जो मूवमेंट जो होता है पानी का, वो किन किन वेज के अंदर होता है? पहला है वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स। ठीक है। इन फॉर्म्स के अंदर जो पानी है वो मूव करता है। फिर हमारे जो मेजर ओशियंस हैं वर्ल्ड के, वो कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये पूरा मतलब जो पैसिफिक ओशियन है ये पूरा राउंड है और सबसे बड़ा ओशियन है। ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे डीपेस्ट जो पार्ट है अर्थ का, मैरीना ट्रेंच, वो भी यहीं पे ही इस ओशन के अंदर ही मिलती है। और ये सर्कुलर इन शेप है। ठीक है। और ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स के पास मतलब कौन कौन से कॉन्टिनेंट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं? वो है एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये इसको सराउंड करते हैं। अगर आप मैप में देखेंगे तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। फिर दूसरा है अटलांटिक ओशियन, जो पैसिफिक से थोड़ा सा छोटा है। ठीक है। ये अगर हम इसको देखेंगे तो जो अटलांटिक ओशियन है वो एस शेप का है। ठीक है।
और ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स को अपने अंदर मतलब सराउंड करता है, वो है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे नेचुरल पोर्ट्स और हार्बर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और जो कॉमर्शियल मतलब इकोनॉमिकल व्यू से अगर हम देखें तो ये जो ओशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं इंडियन ओशन की। इंडियन ओशन जो है एकमात्र ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के आफ्टर नेम हुआ है। हमारा इंडिया उसके ही इंडिया कंट्री के ऊपर ही इंडियन ओशन का नाम पड़ा है। ठीक है, जो ये जो शेप है इस ओशन का वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है, मतलब पूरा ट्रायंगुलर नहीं है, पर अगर हम देखेंगे तो ये लगभग ट्रायंगुलर शेप का ही ओशन है। ठीक है, इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया इन द वेस्ट, बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। देखिए, नॉर्थ के अंदर एशिया, ठीक है, वेस्ट के अंदर अफ्रीका और ईस्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जो ओशन है ये इन 3 कॉन्टिनेंट्स को सराउंड करता है। फिर हम बात करते हैं सदर्न ओशियन। ठीक है, ये अनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड्स टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। मतलब ये जो सदर्न ओशियन है वो एंटार्क्टिका को सर्किल का मतलब एंटार्क्टिका है जो उसके पास में है। ये जो सदर्न ओशियन है ये एंटार्क्टिका को सराउंड करता है। ठीक है, इस इमेज के अंदर आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं आर्कटिक ओशन। जो सबसे छोटा जो ओशियन है वो है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ये नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। ये पैसिफिक ओशियन से कनेक्टेड है बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नॉन एज बियरिंग स्ट्रेट। ठीक है, एक नैरो स्ट्रिप है जिससे कि ये पैसिफिक ओशियन से कनेक्टेड है और ये नॉर्थ अमेरिका और एशिया को बाउंड करता है। ठीक है, आई होप आपको ओशियंस के बारे में समझ में आया है। फिर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। दोस्तों, हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी गैसेस और एयर जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब जो लेयर ऑफ गैसेस हमारे अर्थ को सराउंड करता है उसी को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लेनेट। और ये जो ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर जो है ये हमारी प्लेनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर ये नहीं होगा तो हमारी लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो अर्थ पे कुछ गैसेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिनके कारण जो हम ह्यूमन बींग्स हैं यहाँ पे अच्छे से हमें ऑक्सीजन वगैरह जो है मिल पाता है। सबसे ज़्यादा जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और बाकी जैसे नाइट्रोजन जो है 78% अवेलेबल है और ऑक्सीजन जो है 21%। बाकी बचा हुआ 1% जो है वो अदर गैसेस के अंदर इंक्लूड हो जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एर्गन। ठीक है, ये सब जो गैसेस है वो 1% के अंदर आती है। फिर हम देखते हैं कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं या हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, और ये जो गैसेस हैं ये हमारे अर्थ को वार्म रखती है। ठीक है, और हमें पता है कि हमारा जो और जो हमारा जो टेम्परेचर है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जैसे अगर हम जाएंगे राजस्थान में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। वही अगर हम जैसे नदर्न रीजन्स के अंदर चले जाएंगे, मतलब थोड़ी हाइट पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, टेम्परेचर थोड़ा हमें ठंडा मिलेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो हमारी जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है और मूविंग एयर को हम कहते हैं विंड। ठीक है, याद रखना, मूविंग एयर को हम कहते हैं विंड। ठीक है,
और आपने एक चीज़ ये भी मतलब सुनी होगी या कहीं पढ़ी होगी कि हम जैसे जो भी माउंटेन्स पे जाते हैं, माउंट एवरेस्ट वगैरह पे जाते हैं, तो जैसे-जैसे वो ऊपर जाते हैं ना, उनके नाक से खून निकलने लग जाता है, उनके कानों से खून निकलता है। वो क्यों निकलने लग जाता है? क्योंकि वो उसकी हाइट क्योंकि वो बढ़ गई है। तो वहाँ पे क्या हमें उस एनवायरनमेंट में रहने की या उस एटमॉस्फेयर में रहने की आदत नहीं है, जिसके कारण क्या हमें थोड़ा हमारा जो जी है वो थोड़ा खराब होने लग जाता है, हमें वोमिटिंग होने लगती है, ठीक है? तो वो यही कारण है कि हमारा ऑल्टीट्यूड बढ़ जाता है, इसलिए हमें ये सब चीज़ें महसूस होती है, जैसे-जैसे हम ऊपर चले जाते हैं। फिर हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ पे मेजर 5 लेयर्स है, ठीक है? सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, ठीक है? फिर है स्ट्रेटोस्फियर, फिर है मेसोस्फियर, फिर है थर्मोस्फियर, फिर है एक्सोस्फियर। थर्मोस्फियर की अगर हम बात करें तो थर्मोस्फियर के अंदर क्या-क्या इंक्लूड होता है? जहाँ पे प्लेन्स वगैरह उठती है हमारी, ठीक है? स्ट्रेटोस्फियर के अंदर जहाँ पे हमारा ओजोन लेयर भी है, ठीक है? फिर मेसोस्फियर जहाँ पे हमारे ये जितने भी स्टार्स वगैरह हैं, ये सब हमें यहाँ मेसोस्फियर के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर ऊपर हम जाएंगे तो थर्मोस्फियर, फिर सब जहाँ पे हमारे जो भी रॉकेट्स वगैरह है ये सब चीज़ें लॉन्च होती है। फिर सबसे ऊपर है हमारा एक्सोस्फियर, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ द लाइफ। इसको डोमेन ऑफ द लाइफ कहा गया है। नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर। ये जो है एक नैरो जोन है, ठीक है, जो हमारे लैंड वाटर एयर को बना के रखता है। देखो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं लाइथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बीच के अंदर है बायोस्फीयर। अगर हम इन तीनों को निकाल देंगे, तीनों में से किसी एक को निकाल देंगे, तो हमारा जो बायोस्फीयर है मतलब जो ह्यूमन लाइफ है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है? जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लेनेट एग्जिस्ट। मतलब यहाँ पे लाइफ है जो एक यूनिक पार्ट है इस प्लेनेट के ऊपर एग्जिस्ट करती है। और लिविंग organisms including human are totally linked to each other and to the biosphere for survival। मतलब जितने भी लिविंग organisms हैं वो लाइक ह्यूमन, वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब मैं जैसे आप लोग अपन सब जैसे इंसान है, ठीक है? तो हम लैंड पे लैंड से लिंक्ड है क्योंकि हम वहाँ पे रह रहे हैं। हाइड्रोस्फीयर से लिंक्ड है क्योंकि हमें पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, हमारे पर्सनल जो भी काम होते हैं हम पानी से होते हैं। एटमॉस्फेयर, हमें सांस लेने के लिए एटमॉस्फेयर चाहिए। तो ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। फिर organisms in the biosphere broadly divided into the plant kingdom and the animal kingdom। बायोस्फीयर जो है मेन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ठीक है? प्लांट्स मतलब यहाँ पे प्लांट्स भी रहते हैं, यहाँ पे एनिमल्स भी रहते हैं, ठीक है? फिर हमारा जो और इन सब कारणों से और ये सब चीज़ें मिलके एक बायोस्फीयर बनाती है। फिर हमें पता है कि जो आजकल अ, काफ़ी सारे हमारे जो हैं अर्थ पे नेचुरल डिज़ास्टर्स होने आते हैं, जैसे सुनामी, ठीक है? ये डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। पानी जो है उसको ह्यूमन जो है खराब कर रहा है, लैंड को ह्यूमन खराब कर रहा है, एटमॉस्फेयर को ह्यूमन खराब कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लाइथोस्फीयर की, ह्यूमन जो है लाइथोस्फीयर मतलब लैंड को कैसे खराब कर रहा है? ओवर पॉपुलेशन इसका एक मेन रीजन हो सकता है कि पॉपुलेशन जो है हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि जो लैंड पे प्रेशर जो है बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होता है हमें काफ़ी सारे नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर हम बात कर सकते हैं ड्राउट की, फ्लड की, ठीक है? ये सब चीज़ें जो लैंड स्लाइडिंग वगैरह ये सब चीज़ें हैं, ये सब किसके कारण आ रही है? ओवर पॉपुलेशन के कारण आ रही है, ठीक है? फिर अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं, हम देखिए दोस्तों, हम पॉपुलेशन को लेके ही हम इसमें बात करेंगे, ठीक है? अब हाइड्रोस्फीयर को है वो कैसे हमारा खराब होता जा रहा है? पानी जो है, क्योंकि इंडस्ट्रीज अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर क्या हो रहा है, पानी की एक तो शॉर्टेज आ रही है। शॉर्टेज ऐसे भी आ रही क्योंकि रहने के लिए लोग तो ज़्यादा हो गए पर पानी हमारे पास कम पड़ गया, ठीक है? फिर इंडस्ट्रियल यूज़ की अगर हम देखेंगे तो लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज पानी के आसपास ही बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि
पावर जो है वो भी जनरेट करता है पानी, और ह्यूमन जो है अपनी जो नीड्स है वो भी इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल की जैसे भी पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो जितना भी वेस्ट निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो पानी के अंदर छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो पानी हमारे यूज पीने लायक नहीं बचता है या हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं बचता है। फिर एटमोसफियर को लोग कैसे खराब करते जा रहे हैं। एटमोसफियर जो है हमारा वो ऐसा खराब होता जा रहा है कि जैसे देखिए, ग्लोबलाइजेशन है ना, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये सब चीज़ें किन कारणों से हो रहा है। पॉपुलेशन को अगर हम पॉपुलेशन को देख के बात कर रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह जो है उन सब का यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, फिर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो रही हैं, तो उसके कारण क्या निकल रहा है, बहुत ज़्यादा पावर जनरेट हो रहा है। पावर जनरेट होने से हमारी जो एयर है वो एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब होती जा रही है। ठीक है, फिर जो प्लांट्स हैं, हमारे ऑक्सीजन जिनसे हमें मिलता है, वो पेड़ कटते जा रहे हैं, जिसके कारण हमें प्रॉपर जो ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिलके क्या कर रही है, हमारी अर्थ को खराब कर रही है, जिसको हम डोमेन ऑफ द लाइफ मानते हैं, बायोस्फीयर। ये सब मिलके इन सब चीज़ों को खराब कर रही है। ठीक है, तो ये है कि हमारी जो अर्थ को है इतने रिसोर्स चाहिए कि ये अर्थ की नेचर और डोमेन जो है, लाइथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इन सब को बैलेंस करके चल सके। ठीक है, तो ये सब था आपके चैप्टर में। अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी, एंड आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी प्रोवाइड करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।